तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट टैक्सेशन ड्यूटीज। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में जब देखते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज क्या होता है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज वो होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे 1 BHK अपार्टमेंट, 2 BHK अपार्टमेंट, 3 BHK अपार्टमेंट या रो हाउस, बंगलो, विला, ये सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में गिने जाते हैं। ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सा होते हैं? कमर्शियल प्रॉपर्टी खास करके दुकान है, ऑफिस है, पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है या फैक्ट्री है, गोडाउन है, ये सारे कमर्शियल प्रॉपर्टी में आते हैं। ऐसे ही आपको दिखेगा लैंड या प्लॉट। लैंड और प्लॉट क्या होते हैं? लैंड मतलब जमीन, चाहे वो खेती का जमीन हो सकता है, चाहे वो फार्म हाउस हो सकता है। और प्लॉट क्या होता है? जब बड़ी लैंड कोई डेवलपर लेता है और उसमें 10 से 12 या 20 से 30 सब डिवाइड करके प्लॉटिंग करके वो बेचता है, छोटे छोटे प्लॉट, और हर एक प्लॉट को रास्ता देता है, तो उसको बोला जाता है प्लॉट। ये सारे प्रॉपर्टी चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, उनको जब आप बेचते हैं या बेचवाते हैं तभी इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होते हैं। प्रॉपर्टी यदि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको आपको सब रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करना पड़ता है। और जो बायर होते हैं उस प्रॉपर्टी के, उनको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी कितना पे करना पड़ता है? स्टाम्प ड्यूटी डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर। 5% से लेके 7% तक जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, जो एग्रीमेंट में मेंशन होती है, उतना स्टाम्प ड्यूटी उनको पे करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन जनरली 1% के आसपास सब जगह रहता है। और ये सारे प्रोसेस, जैसे आपका एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड बनाने के लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, और कंसल्टेंट ये पूरे प्रोसेस को पूरा करता है, प्लस इसकी ड्राफ्टिंग करता है। और ऐसे ही आपका जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, इसका जो अमाउंट है, ये आप कभी कभी रेडी रेकनर रेट होती है, जो गवर्नमेंट का रेट होती है, वो यदि आप मेंशन करते हैं, एक्चुअल प्राइस जो डील हो रही है उससे अलग होती है, तो आपका कैलकुलेशन होगी रेडी रेकनर रेट के मुताबिक। किसी भी प्रॉपर्टी को आपको रेंट पे देना है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कोई जमीन हो, उसकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। रेंट एग्रीमेंट जनरली 11 महीने का बनता है, कहीं 22 महीने का या कहीं 33 मंथ्स का। 11 महीना या 22 महीने के बाद रेंट 10% या अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो इंक्रीमेंट होता है। और रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए आपको 2 मेथड दिखेगा, एक तो नॉर्मल नोटराइज एग्रीमेंट और दूसरा रजिस्ट्रेशन वाली एग्रीमेंट। तो नोटराइज वाली एग्रीमेंट क्या होती है? 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है। उसमें जो टेनेंट है, जो ओनर है, और 2 विटनेस का सिग्नेचर होती है, और उसको किसी भी वकील के सामने नोटराइज किया जाता है। और उससे भी थोड़ा जो ऑथेंटिक है वो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में क्या होता है? उसमें उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कुछ स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और बिफोर रजिस्टर आप उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके लिए आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। और जो रेंट एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में हर एक डिटेल उसमें मेंशन रहता है, जैसे प्रॉपर्टी का एड्रेस है, मंथली रेंट कितना है, और आपके डिपॉजिट कितना है। और रेंट एग्रीमेंट में एक 6 मंथ का लॉक इन पीरियड ऑलमोस्ट सारे एग्रीमेंट में रहता है। 6 महीने के अंदर आप खाली नहीं करवा सकते हैं, या चाहे टेनेंट खाली नहीं कर सकता है। आफ्टर 6 मंथ आइदर साइड 1 मंथ का नोटिस देके खाली कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की रेंट एग्रीमेंट बनते हैं। रेंट एग्रीमेंट के बाद किसी किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी में ये एक कंडीशन रखा गया है, विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे सकते या उसको पोजीशन नहीं ले सकते हैं। और साथ साथ में सोसाइटी रहेगा तो सोसाइटी से एनओसी भी लेना पड़ता है। और कहीं कहीं पे तो आजकल शिफ्टिंग चार्जेस भी चालू हो गया। आपको शिफ्टिंग चार्जेस जब सोसाइटी में एंट्री करते हैं आपको पे करना पड़ता है। और जो ओनर है वो प्रॉपर्टी का जो ईयरली मेंटेनेंस होता है उनको पे करना पड़ता है, और डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ये सारे चीज आपके रेंट एग्रीमेंट में मेंशन आना जरूरी है। कभी भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, चाहे 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में, प्रॉपर्टी खरीद के जब उसको 2-3 साल में बेचते हैं, आप एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं, तो उस मुनाफे के ऊपर एक टैक्स लागू होता है। यदि आप प्रॉपर्टी अभी खरीदा और 3 साल के अंदर बेच दिया, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी गेन टैक्स लागू हो जाता है, जो ऑलमोस्ट 30% के आसपास प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को। बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे ही यदि आपने प्रॉपर्टी आज खरीदा और 4 साल 5 साल बाद उसको बेचा, और जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें आपको क्या लगेगा? उसमें लगेगा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन टैक्स। तो ये जो इनकम टैक्स का आपको लागू होता है, ये अमाउंट बहुत बड़ी होता है। तो उसको बचाने के लिए एक तरीका होता है, दोबारा आप जो प्रॉफिट आपने कमाए वही प्रॉफिट को आप दोबारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आपको ये टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे और एक टैक्स आता है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। तो ये क्या होता है? जब कभी आप किसी भी प्रकार की डील करवाते हैं, 50 लाख के ऊपर 55 या 60 लाख का प्रॉपर्टी किसी को बेचवाते हैं, या कोई खरीदार खरीदता है, उस केस में जो परचेजर है, जो बायर है, प्रॉपर्टी का 1% काट के अपने पास रखता है, और उतना पैसा वो इनकम टैक्स में जमा करता है। और
सेलर के नाम पे एक सर्टिफिकेट इशू करके सेलर को प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार टीडीएस का लॉ फॉलो होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रकार की प्रॉपर्टी आप डील करने वाले हैं, और प्रॉपर्टी बेचने के वक्त क्या क्या टैक्सेस या ड्यूटीज जो लागू होता है उसके बारे में जानकारी।